हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस लाइफ। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का एमसीक्यूज प्रश्न का डिस्कशन करवाएंगे। इसमें हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करवाते हैं, तो आज हम प्राइमरी हेल्थ केयर सब्जेक्ट का डिस्कशन करवाएंगे। तो इससे पहले मैं प्राइमरी हेल्थ केयर से 3 वीडियो बनवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो आज हम चौथे क्लास का प्रैक्टिस करवाएंगे। 3 क्लास में प्राइमरी हेल्थ केयर से ले चुकी हूँ, तो आज हम चौथे सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। और यह बुक जो है साइंटिफिक पब्लिकेशन का है और यह एक तरह का गाइड है जो एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा अगले ही महीने 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को होने वाली है। तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग परीक्षा की तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम क्लास 4 से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एडीएच हार्मोन की कमी से होता है। एडीएच हार्मोन की कमी से क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एडीएच हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशन किस कारण होता है? डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशन किस कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लड शुगर के इंक्रीज होने से डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेंक्रियास की बीटा सेल द्वारा किस हार्मोन का स्रवण होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन हार्मोन का श्रवण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एडिसन डिजीज में होता है। एडिसन डिजीज में क्या होगा? लो सोडियम लेवल, लो ब्लड प्रेशर, हाइपर पिगमेंटेशन, तीनों एडिसन डिजीज में होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का कार्य है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जल व इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन करना। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का कार्य है जल व इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि के कम हार्मोन स्रावित होने पर मनुष्य में बौनापन आता है? कौन सी ग्रंथि के कम हार्मोन स्रावित होने पर मनुष्य में बौनापन, ड्वार्फिज्म आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्ति को किस प्रकार का अनुभव हो सकता है? विकलांग व्यक्ति को किस प्रकार का अनुभव हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अवांछनीय या अनाकर्षक होने की भावनाओं का, अवसाद का, गुस्सा का, यह तीनों का विकलांग व्यक्ति को अनुभव हो सकता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, संक्रमण नियंत्रण उपाय होते हैं। संक्रमण नियंत्रण उपाय होते हैं स्नान गृह की सफाई करना, पोछा लगाना, हाथों को धोना, तीनों होते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्वर रोगी की परिचर्या देखभाल करते समय नहीं करना चाहिए। ज्वर रोगी की परिचर्या देखभाल करते समय क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, रोगी के चारों ओर परिचितों की भीड़, रोगी के चारों ओर परिचितों की भीड़ नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक सहायता देते समय आप क्या करना चाहिए? प्राथमिक सहायता देते समय सहायता के लिए लोगों को पुकारें और अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक रहें। ऑप्शन नंबर बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्राथमिक सहायता देते समय आप सहायता के लिए लोगों को पुकारें और अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक रहें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु कहलाते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु कहलाते हैं रोगाणु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सदमा होने पर प्राथमिक सहायता के लिए हताहत या रोगी का सिर नीचा रखते हुए लेटी हुई अवस्था का प्रदान करें। कंबल से रोगी को ढक दें
और भीड़ को एकत्रित न होने दें। तीनों इसका प्राथमिक सहायता के लिए होना चाहिए, इसलिए उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, औषधि समय से संबंधित नहीं होता है। औषधि समय से संबंधित नहीं होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आईवी। आईवी जो होता है यह औषधि समय से संबंधित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये बीडी हुआ दिन में 2 बार, टीडीएस दिन में 3 बार और ओडी हुआ वंस ए डे 1 बार। ये आईवी जो है यह समय से संबंधित नहीं होता है, इसका मतलब इंट्रावेनस हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टेट आदेश वाली औषधि को देना चाहिए। स्टेट आदेश वाली औषधि को कब देना चाहिए, तो तत्काल देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा चिन्ह मधुमेह रोग का नहीं है। कौन सा चिन्ह मधुमेह रोग का नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वजन बढ़ना। बाकी अत्यधिक मूत्र निर्माण, भूख लगना और प्यास अधिक लगना, यह तीनों मधुमेह रोग का चिन्ह है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, तो विकलांग लोग दोबारा काम कभी नहीं कर सकते हैं, यह कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, अस्पताल में होने वाले संक्रमण को कहते हैं। अस्पताल में होने वाले संक्रमण को नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जब ताप 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक हो जाता है तब इसे क्या कहते हैं, तो तब इसे अति ज्वर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब ताप 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक हो जाता है तब इसे अति ज्वर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांप के काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा इलाज नहीं करना चाहिए। सांप के काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा इलाज नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सांप के काटने वाली जगह को गर्म करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महामारी जो देश देश में या पूरे विश्व में फैलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विश्वमारी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनोफिलीज मच्छर प्रजनन करता है। एनोफिलीज मच्छर प्रजनन करता है भर्बल एवं नन भर्बल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, संचारी रोगों को फैलने से रोकने का उपाय। संचारी रोगों को फैलने से रोकने का उपाय है जन समूह टीकाकरण, सार्वजनिक शिक्षा और पृथक्करण, तीनों उपाय है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है, जीवित टीकों को उपयोग कर बचाव किया जाता है। जीवित टीकों को उपयोग कर बचाव किया जाता है किसका, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, खसरा, गलसुआ व पित्त ज्वर का। जीवित टीकों को उपयोग कर खसरा, गलसुआ व पित्त ज्वर का बचाव किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खी रोगों का संचरण करती है। घरेलू मक्खी कौन से रोगों का संचरण करती है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वमनपात द्वारा। घरेलू मक्खी वमनपात द्वारा रोगों का संचरण करती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, पानी से डर लगने का लक्षण रोगियों में उत्पन्न होता है। पानी से डर लगने का लक्षण रोगियों में उत्पन्न होता है, कौन से रोगियों में, तो रेबीज बीमारी में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेबीज बीमारी में पानी से डर लगने का लक्षण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, टीके बनाए जाते हैं। टीके बनाए जाते हैं मृत रोगाणुओं से और दुर्बल किए रोगाणुओं से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। टीके बनाए जाते हैं मृत रोगाणुओं से और दुर्बल किए रोगाणुओं से, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला है जीवित टीके का उदाहरण समझा जाता है। जीवित टीके का उदाहरण समझा जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाह्य रक्तस्राव को रोका जा सकता है। तो दबाव बिंदु पर दबाव डालकर, औषधियाँ खिलाकर, फिटकरी का पानी पिलाकर, तीनों द्वारा बाह्य रक्तस्राव को रोका जा सकता है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त कोई नहीं। अच्छा, तीनों में रोका जा सकता है। बाह्य रक्तस्राव को रोका जा सकता है दबाव बिंदु पर दबाव डालकर, औषधियाँ खिलाकर, फिटकरी का पानी पिलाकर। तीनों तरीके से रक्तस्राव को रोक सकते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे उपरोक्त कोई नहीं होके हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हड्डी टूटने पर सहारे के लिए पेरिस ऑफ प्लास्टर लगाया जाता है। हड्डी टूटने पर सहारे के लिए पेरिस ऑफ प्लास्टर लगाया जाता है पूरी टांग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ऑटोक्लेव में उपयुक्त पदार्थों का निर्जीवीकरण होता है। तो दाब सहित जल वाष्प द्वारा निर्जीवीकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मनुष्यों में संचारी रोगों का प्रकोप होता है। मनुष्यों में संचारी रोगों का प्रकोप होता है अंतःश्वसन द्वारा, आहरण द्वारा और अंतःक्षेपण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कीड़े के द्वारा संचारित होने वाला रोग कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेग। कीड़े के द्वारा संचारित होने वाला रोग प्लेग होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा जीवाणु डिप्लोकोकाई नहीं है? कौन सा जीवाणु डिप्लोकोकाई नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा जो है यह डिप्लोकोकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किस रोग का बूंद के द्वारा संक्रमण नहीं फैलता है? किस रोग का बूंद के द्वारा संक्रमण नहीं फैलता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, खुजली। बाकी मम्स, कुकर खांसी और खसरा जो है यह बूंद के द्वारा इसका संक्रमण फैलता है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुजली के द्वारा, बूंद के द्वारा संक्रमण नहीं फैलता है। अगला प्रश्न है डीपीटी निम्न में से किससे बचाव करता है? डीपीटी निम्न में से किससे बचाव करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। डिप्थेरिया, कुकर खांसी और टेटनस तीनों का बचाव करता है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है टीकाकरण के कारण होने वाली स्थानीय प्रतिक्रिया कौन नहीं है? टीकाकरण के कारण होने वाली स्थानीय प्रतिक्रिया कौन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वर। अगला है फ्यूमिगेशन हेतु किसका उपयोग नहीं करते हैं? फ्यूमिगेशन, धूम्रीकरण हेतु किसका उपयोग नहीं करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रावायलेंट किरणें। अगला प्रश्न है सफाई संबंधी उपाय हेतु कौन सा तरीके का पालन करते हैं? सफाई संबंधी उपाय हेतु कौन सा तरीके का पालन करते हैं? तो पानी की पूर्ति का विसंक्रमण, दूध का पाश्चुरीकरण, कीड़े और कुतरने वाले जीवों पर नियंत्रण, तीनों तरीके का पालन करते हैं। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला है खसरा का समय अंतराल कितना होता है? खसरा का इंक्यूबेशन पीरियड जो है कितना होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 10 दिन। अगला है सिफिलिस रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? सिफिलिस रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ट्रेपोनोमा पैलिडम। ट्रेपोनोमा पैलिडम के कारण सिफिलिस रोग का संक्रमण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एड्स के प्रसार का तरीका कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीड़ित व्यक्ति के छूने से यह तरीका एड्स के प्रसार का नहीं है। बाकी यौन संबंध द्वारा, रक्त द्वारा, एक ही सुई लेने पर, यह तीनों जो है एड्स के प्रसार का तरीका है। अगला है अस्पताल में होने वाले संक्रमण को कहा जाता है? अस्पताल में होने वाले
संक्रमण को नोजोकोमियल संक्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूख न लगने की अवस्था को कहते हैं। भूख न लगने की अवस्था को क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कपकपी की प्रथम अवस्था है। कपकपी की प्रथम अवस्था है शीत अवस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फीवर ज्वर की अवस्था में शरीर का ताप सामान्य से कितना होगा? तो इसका उत्तर है अधिक होता है। फीवर की अवस्था में शरीर की ताप सामान्य से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दर्द से निवारण पाने वाली दवा को क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दर्द से निवारण पाने वाली दवा को एनाल्जेसिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्निया का सही इलाज क्या है? हर्निया का सही इलाज क्या है? तो इसका उत्तर है ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्तचाप निम्न यंत्र से नापा जाता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एनीमा दिया जाता है। एनीमा कौन से पोजीशन में दिया जाता है? तो लिथोटोमी पोजीशन में एनीमा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एनीमा लिथोटोमी में भी देते हैं, लेकिन लेफ्ट लेटरल पोजीशन इसका सही उत्तर होना चाहिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा पोजीशन एनीमा दिया जाता है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की सुई प्रायः दी जाती है। इंसुलिन की सुई प्रायः इंट्राडर्मल दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय गति सीमा व्यायामों को किया जाता है। निष्क्रिय गति सीमा व्यायामों को किया जाता है दोनों रोगी द्वारा स्वयं और स्वस्थ दल के सदस्य द्वारा, दोनों द्वारा निष्क्रिय गति सीमा व्यायामों को किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। अगला है, शरीर से मूत्र बाहर निकलता है। शरीर से मूत्र बाहर निकलता है यूरेथ्रा से होकर, मूत्रनाल से होकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, स्पंज स्नान के लिए आवश्यक होता है। स्पंज स्नान के लिए आवश्यक होता है बच्चे के लिए साफ कपड़े, साबुन और शैम्पू के साथ बेबी लोशन, रुई की गेंदें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी तीनों का आवश्यक होता है स्पंज बाथ में, इसलिए उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सदमाग्रस्त रोगी में करना चाहिए। सदमाग्रस्त रोगी में क्या करना चाहिए? तो हताहत को लेटी हुई अवस्था में रखें, रोगी को गर्म रखें तथा रक्तस्राव को नियंत्रित करें, हताहत को संतावना दें और चिकित्सा सहायता मंगाएं। यह तीनों रोगी में करना चाहिए सदमाग्रस्त रोगी में, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, खुजली रोग होता है। खुजली रोग होता है किसके द्वारा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए परजीवी संक्रमण के द्वारा खुजली रोग होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, एड्स और हेपेटाइटिस के लिए आवश्यक है। एड्स और हेपेटाइटिस के लिए आवश्यक है यूनिवर्सल प्रिकॉशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोगाणुओं की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा वातावरण होता है। रोगाणुओं की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा वातावरण कौन सा होता है? तो वार्म एंड डार्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु कहलाते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? पैथोजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आईवी द्रव का उदाहरण है? तो 5% डेक्सट्रोज, रिंगर लैक्टेट, 10% डेक्सट्रोज, तीनों जो है आईवी द्रव का उदाहरण है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन होती है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन होती है चिकित्सालय पर व्यर्थ आर्थिक भार के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है किसी रोगाणु की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता। किसी पैथोजन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी। अगला प्रश्न है पॉइजन के प्रभावों को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ दिया जाता है? पॉइजन विष के प्रभावों को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीडोट्स। निम्न में से कौन सा एक सिरिंज का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सिरिंज का भाग नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाफ्ट जो है यह सिरिंज का भाग नहीं है। अगला है टेटवी किस रोग से हमें बचाता है? टेटवी जो है यह किस रोग से हमें बचाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पोलियो रोग से टेटवी हमें बचाता है। तो टेटवी रोग हमें किससे बचाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेटनस इसका सही उत्तर होगा, पोलियो नहीं होगा। पोलियो इसमें गलत दे दिया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेटनस। अगला प्रश्न है एक टेबल स्पून बराबर होता है। एक टेबल स्पून कितना बराबर होता है? 15 ml के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शॉक की स्थिति में घायल के प्राथमिक उपचार में फर्स्ट एक्शन होना चाहिए। शॉक के स्थिति में घायल के प्राथमिक उपचार में फर्स्ट एक्शन होना चाहिए। घायल के एबीसीज को मेंटेन करना। एबीसीज हो गया एयर, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। घायल के एयर, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को मेंटेन करना होना चाहिए फर्स्ट एक्शन, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उंड का अर्थ है। उंड का अर्थ क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन। उंड का अर्थ है ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आँख से जलने पर घायल के प्राथमिक उपचार हेतु प्रायोरिटी केयर होगी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वप्रथम पीड़ित को जलने के स्रोत को अलग करेंगे। आँख से जलने पर घायल के प्राथमिक उपचार हेतु प्रथम प्रायोरिटी क्या होगी? तो सर्वप्रथम पीड़ित को जलने के स्रोत को अलग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विषाक्त पदार्थ पॉइजन शरीर में किस मार्ग से प्रवेश कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतःग्रहण, इंजेक्शन से, इनहेलेशन से और इंजेक्शन से, तीनों मार्ग से प्रवेश कर सकता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्राकृतिक घटना जो अनपेक्षित हो तथा अचानक से बहुत कम समय में घटित होकर व्यापक स्तर पर जन धन की हानि करती हो क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आपदा, डिसास्टर कहलाती है। प्राकृतिक घटना जो अनपेक्षित हो तथा अचानक से बहुत कम समय में घटित होकर व्यापक स्तर पर जनधन की हानि करती हो वह कहलाती है डिजास्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है। निम्न में से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है आत्म मूल्यांकन की क्षमता, नियमित जीवन, संतोषी जीवन। तीनों इसके लक्षण हो जाएंगे स्वस्थ व्यक्ति के, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है डीपीटी का बूस्टर खुराक लगाई जाती है। डीपीटी का बूस्टर खुराक कब लगाई जाती है? तो 16 से 24 माह पर लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सी चिकित्सा पद्धति आयुष में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सी चिकित्सा पद्धति आयुष में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलोपैथी। एलोपैथी जो है यह आयुष में शामिल नहीं है, बाकी आयुर्वेदा, होम्योपैथी और योगा जो है यह तीनों आयुष में शामिल है। अगला प्रश्न है 9 माह पर बच्चे को विटामिन ए के घोल की कितनी मात्रा दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1,00,000 इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। 9 माह पर बच्चे को विटामिन ए के घोल की मात्रा 1,00,000 आयु दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है शारीरिक परीक्षण फिजिकल एग्जामिनेशन की विधियां में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? हिस्ट्री टेकिंग, स्वास्थ्य तीव्रता शामिल नहीं है। बाकी इंस्पेक्शन, पाल्पेशन और परक्यूशन तीनों फिजिकल एग्जामिनेशन में शामिल है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिस्ट्री टेकिंग शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है शारीरिक परीक्षण फिजिकल एग्जामिनेशन से रोगी के संबंध में क्या होते हैं? संबंध में वस्तुनिष्ठ आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शारीरिक परीक्षण से रोगी के संबंध में ऑब्जेक्टिव डाटा एकत्रित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा स्टेथोस्कोप की सहायता से रोगी का परीक्षण करना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिश्रवण कहलाता है। स्टेथोस्कोप की सहायता से रोगी का परीक्षण करना परिश्रवण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामान्य स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का सामान्य तापमान होता है। कितना होता है व्यक्ति का सामान्य तापमान? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा जो उस पदार्थ के संपूर्ण गुणों को प्रदर्शित करती हो कहलाती है। तो स्पेसिमेन कहलाती है। नमूना ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा जो उस पदार्थ के संपूर्ण गुणों को प्रदर्शित करती हो नमूना कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य में रोगजनक सूक्ष्म जीवों के लिए प्रवेश मार्ग हो सकता है। मनुष्य में रोगजनक सूक्ष्म जीवों के लिए प्रवेश मार्ग हो सकता है। श्वसन मार्ग, त्वचा और जनन नाल तीनों हो सकता है इसका प्रवेश मार्ग। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे का प्रश्न देखेंगे अपुतिता एसेप्सिस का अर्थ क्या होता है? अपुतिता एसेप्सिस का अर्थ होता है संक्रमण से मुक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अस्पताल में कचरे का प्रबंधन करते समय और संक्रमित व्यर्थ पदार्थ जैसे कागज के टुकड़े, फलों के छिलके आदि को किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला रंग के डिब्बे में डाला जाता है। अगला है जब संक्रमण ड्रॉपलेट माध्यम के द्वारा फैलता है तो इस स्थिति से बचाव के लिए कौन सी आइसोलेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन का उपयोग किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सी स्टरलाइजेशन के लिए काम में ली जाती है? तो इसका उत्तर है फॉर्मेल्डिहाइड जो है यह स्टरलाइजेशन के लिए काम में ली जाती है। अगला हो जाएगा शरीर में त्वचा, फेफड़ों, मलाशय एवं मूत्राशय के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रिटेंशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शरीर में त्वचा, फेफड़ों, मलाशय एवं मूत्राशय के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों का बाहर निकालना एलिमिनेशन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एक पुरुष में कैथेटराइजेशन करने के लिए उसे कौन सी पोजीशन प्रदान करना चाहिए? एक पुरुष में कैथेटराइजेशन करने के लिए उसे कौन सी पोजीशन प्रदान करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपाइन पोजीशन। अगला है हाइपरनाइट्रेमिया का सबसे प्रमुख लक्षण है। हाइपरनाइट्रेमिया का सबसे प्रमुख लक्षण क्या होगा? अल्टर्ड सेरिब्रल फंक्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ड्राई हीट एप्लीकेशन देने का तरीका नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉट फर्मेंटेशन। ड्राई हीट एप्लीकेशन देने का तरीका हॉट फर्मेंटेशन नहीं होगा। बाकी हॉट वाटर बोतल, अल्ट्रावायलेंट रेस, हीटिंग लैंप्स, यह तीनों इसका देने का तरीका है। अगला है निम्न में से कौन सा एक श्वसन संबंधी डिसऑर्डर निम्न में से कौन सा एक श्वसन संबंधी निम्न में से कौन सा एक श्वसन संबंधी डिसऑर्डर नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसोम्निया जो है यह श्वसन संबंधी डिसऑर्डर नहीं होगा। बाकी एपनिया, ब्रेडिपनिया और टेकिपनिया तीनों श्वसन संबंधी डिसऑर्डर है।
तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एएनएम छात्राओं के पास यह वीडियो पहुंच सके। और जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से औषधि प्राप्त करने का स्रोत है। निम्न में से औषधि प्राप्त करने का स्रोत है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पेड़ पौधे व जानवर, सूक्ष्मजीव और सिंथेटिक ओरिजिन सभी से औषधि प्राप्त करने का स्रोत है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सीजोफ्रेनिया के उपचार के लिए किस समूह की दवाइयों का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एंटीसाइकोटिक। सीजोफ्रेनिया के उपचार के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रोग जिसमें मरीज सोते समय अनैच्छिक रूप से बल के साथ दांतों को पीसता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुक्सिज्म। अगला है, निम्न में से मंदबुद्धि की रोकथाम का प्राथमिक उपाय है। निम्न में से मेंटल रिटार्डेशन की रोकथाम का प्राथमिक उपाय कौन सा होगा। तो साक्षरता के स्तर को बढ़ाना, उचित टीकाकरण, जेनेटिक काउंसलिंग, तीनों इसका रोकथाम का मेंटल रिटार्डेशन की रोकथाम का प्राथमिक उपाय है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे छोटा क्षारीय आयन जो कि मानसिक रोगों के उपचार हेतु काम में लिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। लिथियम जो है या मानसिक रोगों के उपचार हेतु काम में लिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईसीटी लगाने से पूर्व दी जाने वाली एट्रोपिन की डोज क्या है। ईसीटी लगाने से पूर्व दी जाने वाली एट्रोपिन की डोज क्या है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 0.5 to 0.6 mg। अगला प्रश्न है, ईसीटी से पहले मरीज को एट्रोपिन क्यों दिया जाता है। ईसीटी से पहले मरीज को एट्रोपिन क्यों दिया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लार के स्रावन को कम करने के लिए एट्रोपिन दिया जाता है। अगला है, ऐसे डिसऑर्डर जो कि अस्थायी या अस्थायी ब्रेन डिस्फंक्शन की वजह से होते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो वह ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से इंसोम्निया के कारणों में शामिल नहीं है। इंसोम्निया के कारणों में कौन शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटापा। बाकी वृद्धावस्था, मैनिया और एंग्जाइटी डिसऑर्डर तीनों इंसोम्निया का कारण है, सिर्फ मोटापा को छोड़कर, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटापा। अगला प्रश्न है, वह कौन सी थेरेपी है जिसका उद्देश्य मरीज को ऐसा स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है जो कि मरीज को जल्दी ठीक करने में सहायक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिलियू थेरेपी। मिलियू थेरेपी जो है जिसका उद्देश्य है मरीज को ऐसी स्वस्थ वातावरण प्रदान करना जो कि मरीज को जल्दी ठीक करने में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मरीज जो कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ ले रहा है उसको दी जाने वाली नर्सिंग देखभाल में शामिल है। एक मरीज जो कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ ले रहा है उसको दी जाने वाली नर्सिंग देखभाल में शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मरीज को दवाएं भूख से पेट लेने की सलाह दें। मरीज को दवाएं भूखे पेट लेने की सलाह दें ताकि अवशोषण अच्छी तरह हो सके। एक मरीज जो कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों को ले रहा है उसको दी जाने वाली नर्सिंग देखभाल में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मरीज को दवा भूखे पेट लेने की सलाह दें ताकि अवशोषण अच्छी तरह हो सके, यह शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए यह हमारा अंतिम प्रश्न था आज का। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एएनएम छात्राओं के पास यह वीडियो पहुंच सके और हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। और जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि हमारा सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।